हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 16th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, कल हमने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में कि कर्नाटका हाई कोर्ट हिजाब को लेकर फाइनल जजमेंट दे देगा। एंड कर्नाटका हाई कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया है अबाउट द हिजाब इशू दैट हैज बीन अराइज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और वाइल्ड फायर की तरह ये पूरे इंडिया में फैल गया था ये इशू। एंड फाइनली कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि वेयरिंग अ हिजाब इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस पार्ट ऑफ इस्लाम रिलीजन। तो स्कूल के अंदर और प्री यूनिवर्सिटीज के अंदर हिजाब पहनकर आना अभी भी बैन है। तो वो जो उनका इंटरिम ऑर्डर था, उन्होंने उस इंटरिम ऑर्डर को ही अपहेल्ड किया। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली है। अब थोड़ा समझो हुआ क्या। आ, कहानी ये है कि देखो, कुछ पिटिशनर्स थी, 9 पिटिशनर्स थी, मुस्लिम गर्ल्स। उन्होंने पिटीशन फाइल करी और ये बोला गया कि हम लोगों को स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटीज में रोका जा रहा है क्योंकि हम लोग हिजाब पहनकर एंटर कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द हिजाब हमको रोका जा रहा है। फिर जब ये इशू अराइज हुआ ना, तो फिर उसके बाद आपका फेब्रवरी के मंथ में जब हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फॉर द टाइम बिंग, देखो स्कूल तो चल ही रहे थे, फॉर द टाइम बिंग उन्होंने बोल दिया था कि देखो, अभी कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजियस क्लोथ पहन के नहीं आएगा। जैसे भगवा कपड़ा पहन के कोई नहीं आएगा, कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, ये सारी चीजें रिलीजियस क्लोथ पहन के नहीं आओगे। और कल उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी, कर्नाटका हाईकोर्ट सिंपल सी बात बोली है कि देखो, hijab is not a essential part of the religion. It's not a essential religious practice in the Islam, and it cannot be protected under the Article 25 of the Indian Constitution, that is freedom of religion, and it's a fundamental right. तो उसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, ये चीज है। अब इसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिटिशनर्स थे, वो पिटिशनर्स कहां मूव ऑन कर गए? टू द सुप्रीम कोर्ट। उनका सिंपल सा कहना है कि ये हमारे राइट टू चूज को, वुमेन के राइट टू चूज को डिफीट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को डिफीट करता है, हमारे आर्टिकल 25 को डिफीट करता है। उन्होंने सिंपल सी बात बोली, जब मोटर व्हीकल्स एक्ट में पंजाबियों के लिए, सिख पर्सन के लिए अगर हेलमेट पहनना एक्सेप्शन हो सकता है, तो हमारे लिए हिजाब पहनना एक्सेप्शन क्यों नहीं हो सकता? ये सारी चीजें अराइज हो रही हैं। इसके चलते उन्होंने बोला है कि ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ओवर दी हिजाब, वो हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। एंड हिजाब इज आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड जिसके चलते हम लोग पिटिशन फाइल करेंगे इन दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग मूव ऑन करने वाले हैं। एंड उन्होंने एक चीज और राइज करी, उन्होंने ये चीज बोली है कि देखो, आप हमें हिजाब पहनने से रोक रहे हो, जिसके चलते मुस्लिम गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन में एक्सेस नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो हिजाब पहनकर ही अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजेंगे, लेकिन अगर हिजाब आपने बैन कर दिया तो फिर वो पेरेंट्स बिल्कुल डिनाई कर देंगे अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए। तो उनकी राइट टू एजुकेशन भी, एक्सेस टू एजुकेशन भी हार्म हो जाएगी। ओके, मूविंग फर्दर। सो कल या परसों हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा है अबाउट द रीजंस एंड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, दैट सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिस बेसिस पर उन्होंने मीडिया वन को के टेलीकास्ट को बैन कर दिया था, उस चीज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि मीडिया वन के टेलीकास्ट को हम रोक देंगे, उसको हम सस्पेंड करते हैं, उस ऑर्डर पे हम स्टे लगाते हैं। रीजन ये है, उन्होंने रीजन ये बताया कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया कि हम मीडिया बिजनेस का जो, सॉरी, मीडिया वन का जो बिजनेस है उसको हम शट डाउन कर देंगे, वो फुली डिस्क्लोजिंग, उसको विदाउट एनी फुली डिस्क्लोजर के साथ किया। मतलब किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी का इशू उन्होंने दिखाया, बट डिस्क्लोज तो करना चाहिए था, कोर्ट को डिस्क्लोज तो करना चाहिए था, सील कवर में डिस्क्लोज कर देते कोर्ट को, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। जिसके चलते ये स्टेप आर्बिट्री हो भी सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के एक्सेप्शन का मिसयूज कर रहा हो। इसी के चलते कोर्ट ने यूनियन होम मिनिस्ट्री का, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था कि मीडिया वन के बिजनेस को हम लोग शट डाउन कर देंगे, उस ऑर्डर पे उन्होंने स्टे लगा दिया है। सो कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है फॉर द ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड द इंस्पेक्शन ऑफ द मिसाइल्स, उसको रिव्यू किया जा रहा है ना।
क्योंकि अभी 9th ऑफ मार्च को एक्सीडेंटली ऐसा बोला जाए, स्पेकुलेशन है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में एंटर कर गई। कोई डैमेज नहीं हुआ, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हुई, बट उस चीज को लेकर एक इशू राइज हो रहा है। उस पर आज एडिटोरियल भी है, अपन तो एडिटोरियल भी पढ़ेंगे उस पर आज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। मूविंग फर्दर, मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दी एंटी लिंचिंग बिल्स ऑट। सो व्हाट हैपन, तो यही बताया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि क्लैरिफिकेशन हैव बीन ऑट फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड मणिपुर कि आप हमें ये बताओ कि एंटी लिंचिंग बिल जो आपने पास किया था 2019 में और 2018 में, उसमें आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। सो देर आर इन इंडिया में देर आर 4 स्टेट्स राइट नाउ जहां पर एंटी लिंचिंग बिल्स हैं। कई जगह लॉस भी हो गए, कई जगह बिल अभी गवर्नमेंट का असेंट बाकी है अभी, जिसमें से कर्नाटका है, मणिपुर भी है। मणिपुर वॉज दी फर्स्ट स्टेट, झारखंड में भी आया था। एंड उस चीज को लेकर बताया जा रहा है कि उस चीज को लेकर कोर्ट लोगों का कंसर्न था कि लिंचिंग बिल को लेकर क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि आप कैसे अरेस्ट करोगे, किसको अरेस्ट करोगे। क्योंकि मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, मॉब मतलब पब्लिक। अब किसको अरेस्ट करोगे, किसको पनिशमेंट दोगे, सबको पनिशमेंट दे सकते। अगर मेरा हाथ गला तो मेरे थप्पड़ मारने से अगर किसी की डेथ हुई हो और किसी ने स्टेप कर दिया तो देख ऑन द फेस ऑफ इट देखेगा कि भाई मेरे स्टेप करने से डेथ हुई है, लेकिन रियलिटी में मेरे थप्पड़ मारने से डेथ हुई हो, तो फिर पनिशमेंट किसको मिलेगी, कौन मर्डर का एक्यूज होगा। तो ये सारी चीजों के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। इस चीज को लेकर होम मिनिस्ट्री ने clarification मांगा है to the Manipur and the state to the Manipur and the Rajasthan state government about the clarification of their respective anti-lynching bill. Moving further, सिटी न्यूज हमें नहीं पढ़नी है तो बिल्कुल स्किप करेंगे सिटी न्यूज को। सो विल मूव टू दी, अच्छा एक सिटी न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सरजील इमाम, अच्छा सरजील इमाम ये है ना, ये वाला जो पर्सन है, ये पर्सन जो है, ये पर्सन को अरेस्ट किया गया था, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि ये एक्यूज थे कि इन्होंने ऐसी स्पीचेस दी हैं जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया की सोवरेनिटी को हार्म पहुंच सकता है ना। तो उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी किया है। तो वही दिल्ली के कोर्ट ने इनको बोला है कि सरजील इमाम हैज डन अ क्राइम अंडर सेक्शन 13 ऑफ द यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ये चीज बोलेगा सेक्शन 13 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट स्टेट्स कि अगर कोई अनलॉफुल एक्ट करता है, अबिट्स करता है या एडवोकेट करता है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी ऐसी जिससे इंडिया की सिवर्निटी, इंडिया की पीस और हार्मनी को डैमेज पहुंचे। मूविंग फर्दर, अच्छा सेक्शन 13 में जो पनिशमेंट है वो ये है कि अ पर्सन फाउंड convicted under section 13, then that convicted person will be imprisonment for the maximum up to 7 years and also liable for the fine. Moving further, so petitioners का सिंपल सा यही कहना है, जो petitioners है हिजाब को लेकर उनका यही कहना है कि हम लोग स्कूल से नहीं जाएंगे अगर हमें हिजाब पहन के अलाउ नहीं किया गया। तो ये पिटिशनर्स का स्टैंड है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि विदाउट हिजाब वी विल नॉट रिटर्न टू क्लासेस। ये चीज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, सिंपल सी बात। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, सो आज के एडिटोरियल की बात करें तो आज दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द मिसफायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। इसको हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दिस वन। इट्स अबाउट द इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो ये बताता है कि इंडिया ने, अच्छा ये देखा जाए तो ये करंट के सिचुएशन से इतना कोई रिलेटेड नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। तो इट्स अ टाइप ऑफ हिस्ट्री है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिकली अबाउट दी फॉरेन रिलेशंस के बारे में कि इंडिया ने फॉरेन रिलेशंस कैसे सेटअप किए। तो इस बड़ा ही मजेदार है, थोड़ी हिस्ट्री भी इससे स्ट्रांग होगी, पता लगेगा कि इंडिया ने फॉरेन रिलेशंस कैसे स्ट्रेंथन किए हैं डिफरेंट नेशंस के साथ। चलो, डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन किए हैं डिफरेंट नेशंस के साथ। चलो, द फर्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द मिसफायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। हुआ क्या, देखो ऑथर ने बोला कि 9th ऑफ मार्च को इंडियन मिसाइल जो है एक्सीडेंटली फायर हो गई ऑन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, और 9th मार्च को कुछ भी नहीं हुआ, इवन 10th मार्च को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 11th मार्च को पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया
अच्छा, इंडिया भी साइलेंट रहा। इंडिया को पता होना चाहिए भाई, इंडिया को पता होगा कि भाई गलत तरीके से मिस आप फायर हो गई है, मिसफायर हो गया, हमारी मिसाइल पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। लेकिन इंडिया ने भी कुछ नहीं बोला। 11 मार्च को जब पाकिस्तान ने इशू अराइज किया कि भाई इंडियन मिसाइल हमारी टेरिटरी में एंटर हुई है, इस चीज को लेकर फिर इंडिया ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ, मिसफायर हुआ है हमसे, एंड ये मिसफायर अंडर द रिव्यू है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, ये थोड़े से आपके लूप होल्स निकाल रहा है। लूप होल्स क्या? दैट शोज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टोरेज। मिसाइल जहां स्टोर होती है उसके स्टैंडर्ड को क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा, मेंटेनेंस को, कि आप कैसे मेंटेन कर रहे हो। थर्ड, हैंडलिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम इन इंडिया, उसको क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन ये तो ठीक है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है, और सबसे बड़ा एक आपका एक मिरर तैयार होता है, दैट्स अबाउट द क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर, कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है, बायलेटरल क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है अबाउट देयर मिसाइल्स, अबाउट देयर डिफेंस। कि अगर कभी मान के चलो एक्सीडेंट होता है तो कोई क्राइसिस मैनेजमेंट तो हो। पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ हो गया तो इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे कुछ टॉक्स तो होने चाहिए, ऐसे कुछ एग्रीमेंट तो होना चाहिए, या ऐसे कुछ ग्रुप्स तो होने चाहिए कि अगर पाकिस्तान से कुछ हुआ है तो इंडिया को हल्के इन्फॉर्म हो जाए। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ही नहीं है। खुद देखो, मिसफायर हुई 9th को और पाकिस्तान को पता लगा 11th को, पाकिस्तान ने 11th को इन्फॉर्म किया। 2 दिन के अंदर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन भी गलती से अगर फायर हो जाए तो 2 दिन के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, मेजोरिटी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। और दोनों नेशन न्यूक्लियर एडवर्स नेशन है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न अराइज हो रहा है कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट बाइलेटरल मैकेनिज्म ही नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन हाँ, ऑथर का ये कहना है कि हाँ, इससे एक चीज तो एक पॉजिटिव चीज निकली है इसमें से, इस मिसफायर से, कि पाकिस्तान ने पहली बार अपना मैच्योर स्टैंड दिखाया है। पाकिस्तान ने ये नहीं बोला कि इंडिया ने जानबूझकर ये मिसाइल फायर करी है हमारी टेरिटरी में। पाकिस्तान ने बोला कि देखो, आपकी आई है मिसाइल, और इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि भाई मिस फायर हुआ है, और पाकिस्तान ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया इंडिया के ऊपर कि नहीं नहीं नहीं, आपने जानबूझ के हमारी टेरिटरी मिसाइल भेजी है, आप वॉर चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। तो ये मैच्योर स्टैंड दिखा रहा है ना। अब ऑथर का यही कहना है कि जब मैच्योर स्टैंड दिखा ही रहा है, तो क्यों फिर इंडिया और पाकिस्तान में बाइलेटरल मैकेनिज्म नहीं है क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर। इवन दोनों साइड जो है ना, हाई कमिश्नर नहीं है, दोनों साइड हाई कमिश्नर नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चरल बायलेटरल डायलॉग नहीं होता, बहुत सालों से नहीं हो रहा। और बहुत सालों से एक्सपर्ट लेवल टॉक्स ऑन न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी नहीं हो रहे। और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के आपके नेबरिंग नेशंस है, नेबरिंग नेशंस है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अगर किसी कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है तो पाकिस्तान के साथ लगता है, आफ्टर बांग्लादेश। और देखा जाए इंडिया पाकिस्तान की पोजीशन सबको पता है। अब क्योंकि होता क्या है कि जब भी दो नेशंस और पड़ोसी नेशंस हो, तो उन दोनों नेशंस, अगर दोनों नेशंस अगर न्यूक्लियर केपेबल नेशन है, तो उन दोनों के बीच में टॉक्स होती हैं कि भाई देखो, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, आप फायर करोगे तो नुकसान होगा, हम फायर करेंगे तो भी नुकसान होगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ले अपन दोनों में कि हम न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर नहीं करेंगे। लेकिन वो बात भी पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सालों से नहीं हुई। ये चीज यहां पर ऑथर ने अराइज किया। देन फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, मतलब सब कॉन्टिनेंट मतलब आपका इंडिया वाला साइड और पाकिस्तान वाला साइड, श्रीलंका वाला साइड, जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है हमने कभी भी अपनी हाई अलर्ट पे कभी नहीं रखी, कभी भी हाई अलर्ट पे नहीं रखी। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है ना, मेजोरिटी ऑफ दी वॉरहेड जो है ना, वो आपके डी अलर्टेड है, अलर्टेड भी नहीं है। पाकिस्तान की स्टोरी अलग है। पाकिस्तान थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्सेस को अपने हाई अलर्ट पे तो नहीं रखता, बट हाँ, उनको डीमेंटल करके भी नहीं रख सकता है, डीमेंटल करके भी नहीं रखता। इंडिया रखता है डीमेंटल करके। ऐसा नहीं है कि जो आपके लॉन्च व्हीकल्स में हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं, पाकिस्तान के रहते हैं, लेकिन अलर्टेड नहीं रहते। इंडिया के अलर्टेड भी नहीं है, और आपके लॉन्चिंग व्हीकल्स में भी आपका मेंटेड नहीं है।
तो ये इंडिया के लिए भी खराब है ना भाई, कि इंडिया, हो सकता है भाई पाकिस्तान से कहीं मिसफायर हो जाए, न्यूक्लियर वेपन मिसफायर हो जाए, नुकसान किसको पहुंचेगा? एक वॉर क्रिएट हो जाएगी। और ये तो अच्छी बात हुई कि ये मिसाइल की जो बात है ना, ये इलेक्शन के समय नहीं हुआ, ये बालाकोट स्ट्राइक के समय इंसिडेंट नहीं हुआ, नहीं तो वॉर की सिचुएशन बन जाती। मान के चलो ये अगर सर्जिकल स्ट्राइक के समय हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय हुआ होता ये इंसिडेंट, तो फिर तो ये तो वॉर की सिचुएशन बन जाती। खुद सोचो अगर इलेक्शन के समय हुआ था तो इलेक्शन पे कितना इंपैक्ट पड़ता। ओके, देन फिर आगे ऑथर ने बताया इन द फ्रिवल फॉर्म, तो ऑथर ने बोले हैं कि देखो देयर आर थ्री कंसर्न्स। ऑथर ने तो चार रीजंस बताए हैं, लेकिन हम लोग तीन कंसर्न्स को ही डिस्कस करेंगे इसमें। थ्री कंसर्न्स, तीन रीजंस हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रिजीम जो है साउथ एशिया में, स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान में, हमें लेके आनी चाहिए। इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट लेके आना चाहिए, डेटरेंट स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए। पहली चीज उन्होंने बताई क्यों क्यों लानी चाहिए। क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान ने साइन कर रखा है क्या, प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट्स टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट्स, और अक्टूबर 2005 में साइन हुआ था। ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें यह था कि हम दोनों नेशन जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करेंगे, है ना। लेकिन इस एग्रीमेंट से क्रूज मिसाइल जो है वो एब्सेंट है, क्रूज मिसाइल इस एग्रीमेंट में लिस्टेड नहीं है। और जो मिसाइल मिसफायर हुई है रिसेंटली पाकिस्तान में जो गई है, पाकिस्तान मिसफायर जो हुई है, वो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि क्रूज मिसाइल है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर अब क्रूज मिसाइल को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। इवन दो इंडिया ने जानबूझकर इसकी टेस्टिंग नहीं करी, इवन दो टेस्टिंग नहीं करी, लेकिन मिसफायर हुआ, टेस्टिंग तो करेगा ना। और टेस्टिंग हो सकता है कि भाई टेस्टिंग से अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो इसी के चलते इस एग्रीमेंट में क्रूज मिसाइल को भी इंक्लूड करना चाहिए। पहली बात उन्होंने बोली। सेकंड बात उन्होंने बोला कि दोनों साइड, दोनों साइडों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए। सेवरल ईयर से, मतलब बहुत सालों से कोई भी एक्सपर्ट की मीटिंग्स नहीं हुई कि हम लोग, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर एडवर्सरीज हैं, तो दोनों नेशंस के बीच में एक टॉक्स होनी चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए एक डर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को डर नहीं होना चाहिए इंडिया से, इंडिया को डर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान से कि भाई न्यूक्लियर उनके पास वेपन्स हैं तो हमें डर लगना चाहिए, नहीं। तो उसके लिए टॉक्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, तो उस पर काम करना चाहिए। डायलॉग मैकेनिज्म लेके आए, दोनों कंट्रीज के एक्सपर्ट्स आपस में मिले। तीसरा उन्होंने बताया कि देखो देखा जाए तो एक और नेबरिंग नेशन है जो कि और भी ज्यादा न्यूक्लियर केपेबल नेशन है, दैट इज चाइना। तो चाइना को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर वेपन एडवर्सरी नेशन है। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना को पहले अपन ने इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि चाइना बोलता था हम इंडिया पाकिस्तान के मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, सबसे ज्यादा अगर इंडिया और पाकिस्तान में चाइना इन्वॉल्व हो रहा है तो वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है। तो नाउ चाइना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो चाइना को भी इंक्लूड होना चाहिए इन सारी चीजों में। और चौथी चीज ऑथर ने ये बताई कि इंडिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर सेटअप करने चाहिए, जैसे कि यूएस और रशिया के बीच में है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर का, दैट्स अबाउट दी कि हम लोग क्या स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म लेके चलेंगे, और अगर कुछ भी गलती होती है तो प्रॉपरली टाइम कम्युनिकेशन किया जाएगा, है ना। अब जैसे कि इन्होंने ऑथर ने समझाया भी, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इंडस वाटर ट्रीटी से इंडस रिवर के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व होते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो वैसे ही न्यूक्लियर को लेकर हमें न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर्स खोलने चाहिए, जिससे जो न्यूक्लियर को लेकर और मिसाइल्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, डिफेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको सही किया जा सके। यही चीज यहाँ पर ऑथर ने बोली है। देन फिर ऑथर ने यही बताया कि पाकिस्तान डिमांड कर रहा है फॉर द जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, तो उसको उसमें इंडिया को एग्री तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ न्यू दिल्ली को एश्योर करना चाहिए पाकिस्तान को कि हम लोग बहुत एफर्ट्स लगाएंगे और फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी, और इस इंसिडेंट को लेकर हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। सेकेंड एडिटोरियल, दैट्स अबाउट दी भरतनाट्यम इन इंडियाज डिप्लोमेसी। सो इट्स अबाउट कि इंडिया ने कैसे रिलेशंस मेंटेन किए, फॉरेन रिलेशंस मेंटेन किए। तो सबसे पहले यहां पर ऑथर ने बोला रिपब्लिक्स एंड मॉस्को। देखो यहां पर ऑथर ने बोला, यहां पर ऑथर ने ना सिर्फ एक पर्सन के टेन्योर, एक पर्सन जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे 1991 से 1994 तक, उनके टेन्योर को यहां पर एक्सप्लेन किया उन्होंने। मनी दीक्षित, या मनी दीक्षित तो कॉमन उनके फ्रेंड्स और एडमायर्स बुलाते थे, बट उनका जो पूरा नाम था वो ज्योतिद्र नाथ दीक्षित था।
फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे 1991 से 1994 तक, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस चीज को लेकर। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय इंडिया और अदर नेशंस के बीच में थोड़े से रिलेशन स्ट्रेंथन हुए थे। कैसे? उन्होंने सबसे पहले बताया सोवियत यूनियन को लेकर के। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इंडिया ने 15 नेशन में जब डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत यूनियन, और इंडिया ने उन नेशंस में भी अपनी एम्बेसीज खोली, अपनी सॉफ्ट पावर का यूज किया, और उन नेशंस के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन किया। और इवन रशिया के साथ जो रिलेशनशिप थे पहले से ही यूएसआर के समय से, वो चीज भी उन्होंने मेंटेन करके रखी। ये चीज बताता है। सेकंड चीज उन्होंने बताई कि कैसे न्यूक्लियर डील पे हमारी बात होना स्टार्ट हुई। तो उन्होंने बोला है कि 1991 और 1992 में फर्स्ट एवर मीटिंग हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और उस मीटिंग में जो प्रिसाइड कर रहे थे उस मीटिंग को, दैट्स द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर, है ना। और जॉन मेजर का ने मुलाकात करवाई थी आपके यूएस के प्रेसिडेंट से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। उस समय के प्रेसिडेंट जो थे एस डब्ल्यू बुश थे, जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश। दोनों के लीडर्स के बीच में डिसाइड हुआ कि इंडिया और यूएस को अपने रिलेशन चेंज करने चाहिए, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। कोल्ड वॉर के समय इंडिया को कंसिडर किया जाता था कि इंडिया बेसिकली यूएस के अगेंस्ट में रशिया के साथ है। बल्कि लेकिन हमेशा से इंडिया ने बोल रखा है कि हम किसी के एडवर्सरी नहीं है, हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं है। लेकिन एक ऐसा था कि पाकिस्तान के साथ यूएस का अच्छे रिलेशन थे इन दी कोल्ड वॉर। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर इंडिया और यूएस के रिलेशन चेंज हुए, और अब इंडिया फेवर ज्यादा इंडिया को, यूएस इंडिया को ज्यादा फेवरेबल नेशन मानता है एज कंपेरिजन टू दी पाकिस्तान। तो ये बता रहा था, और डिस्कशन यही हुआ कि कैसे हमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और डिस आर्मेंट पे बात करनी चाहिए इंडिया और यूएस को लेकर। और वो चीज फिर 2008 में जाके सक्सेसफुल हुई, जब इंडिया और यूएस ने सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया। फिर 1992 में ही इंडिया ने भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। एंड उस लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू उन्होंने एशियंस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना स्टार्ट किए। और 1995 के एंड में और स्टार्टिंग ऑफ द 1996 इंडिया ने सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया था एशियान का। और 2002 में और ज्यादा अच्छे रिलेशंस हो गए थे इंडिया और एशियान के। फिर उन्होंने चाइना का बताया कि चाइना के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे 2003 में, क्योंकि 1962 में जब वॉर हुआ था तो इंडिया और चाइना रिलेशंस बहुत बिगड़ गए थे बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इशू। लेकिन 1993 में एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, एंड द एग्रीमेंट इज ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडो चाइना बॉर्डर एरियाज। ओके, जो कि स्टेबिलिटी लेके आया इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरियाज पर। और इसी के चलते इंडिया और ताइवान के भी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुए, और इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर्स खोले गए दोनों जगह, इंडिया और ताइवान में। ताइवान ने पहला अपना ऑफिस खोला मुंबई में इन ईयर 1992, फिर बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। देन और फिर इंडिया ने भी स्टैब्लिश किया इंडिया ताइपे एसोसिएशन ऑफिस इन ईयर 1995। देन फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि देखो, भरत जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे आपके ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित, उन्होंने ये टर्म दिया था, उन्होंने कॉइन किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी समथिंग अबाउट दी भरतनाट्यम। मतलब हमें डांस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें उठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें अपनी हार्ड पावर दिखानी पड़ेगी, अगर हमें अपनी वर्ल्ड में सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। तो यही चीज यहां पर ऑथर ने बोला है कि अभी जो इंडिया एब्सेंट रहा यूएन के वोट से, तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी दिखाता है, इंडिया की भरतनाट्यम दिखाता है। क्योंकि यूएन में कोई वोटिंग जब होती है तो दो राइट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास दो पावर होती है, या तो वो फॉर में वोट करें, या तो रेजोल्यूशन के, या तो अगेंस्ट में वोट करें। कोई न्यूट्रल वाला वोट नहीं होता। न्यूट्रल वाला एक तरीका है, वो है एब्सेंट, जो कि इंडिया रहता है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द ग्रे जोन, है ना। ग्रे जोन मतलब बिकॉज ऑफ इट्स मिडिल पाथ, कि ना ही हम आपके साथ में खड़े हैं, ना ही आपके अगेंस्ट में खड़े हैं। सो यही चीज यहां पर ऑथर ने बोला है कि मिस्टर दीक्षित ने टर्म कॉइन किया था अबाउट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी भरतनाट्यम, उसको इंडिया को फॉलो करना चाहिए टू स्ट्रेंथन द इंडियन डिप्लोमेसी। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो कांग्रेस जो है, कल जो आपके अपोजिशन लीडर हैं इन दी लोकसभा, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने डिमांड करी है
कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बंगाल में जो इंसिडेंट्स हुए, बंगाल में जो किलिंग हुई आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि उसमें तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। Moving further, the Supreme Court averse to sealed cover jurisprudence. So what happened? सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा आंसर है कि बहुत सारे केसेस होते हैं ना, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे कि आप उन्होंने बताया कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और सील्ड कवर के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कोर्ट्स को, तो डिफेंडेंट को पता ही नहीं होता कि हमें किस बात पर डिफेंड कर रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट में है जो सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस चल रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस का मतलब जैसे कि मान के चलो कोर्ट ने बोला कि हम, जैसे कोर्ट ने बोला मीडिया वन को हम उसके बिजनेस को सस्पेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन बना तो ली लेकिन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी पब्लिक में, सो दैट इज सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफेंडेंट को पता ही नहीं वो किस किस चीज के अगेंस्ट डिफेंड करे। इस चीज के चलते ये जुरिस्प्रूडेंस कभी भी अच्छा नहीं होगा फॉर दी जस्टिस डिलीवरी के लिए। मूविंग फर्दर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा को बताया है कि फ्रॉम द 6 years फार्मर्स का जो डेथ है वो 53% से इंक्रीज हुआ। मतलब 2015 में जो फार्मर्स के ऊपर डेथ था वो अराउंड 12 लाख करोड़ था, अब 18 लाख करोड़ के ऊपर है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि देखो इसका मेन रीजन ये भी है, ये भी वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ डेट ऑन फार्मर्स इज अबाउट दी कि नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स बढ़ गए। 2015 में जो सिर्फ 6.9 करोड़ फार्मर्स अकाउंट होल्डर थे, अब 10 करोड़ लोग अकाउंट होल्डर हैं फार्मर्स। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट फेस क्वेरीज ऑन इवैक्यूएशन डिले। सो हुआ क्या, लोकसभा में ऑपोजिशन ने बहुत क्वेश्चन रेज किए अबाउट दी कि भाई यूक्रेन में जो बच्चे रह रहे थे उनको इवैक्यूएशन में डिले क्यों डिले क्यों हुई। तो इस चीज को लेकर एस जयशंकर ने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी बाय द यूक्रेन गवर्नमेंट टू द इंडियन स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन द यूक्रेन, कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, इंडिया और यूक्रेन रशिया के रिलेशन बिल्कुल अच्छे मेंटेन है, वॉर होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ स्टेटमेंट आ गया तो लोग को कोई परेशानी नहीं हुई, लोगों को लगा कि भाई वॉर होगी नहीं, लेकिन वॉर फिर हो गई। तो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई बाय द यूक्रेन गवर्नमेंट टू द इंडियन स्टूडेंट्स, इसके चलते इवैक्यूएशन जो है वो डिले हुआ। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, पाकिस्तान ने कल यूएन में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया एंड द रेजोल्यूशन इज अबाउट दी कि 15 मार्च को एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। इस चीज का इंडिया ने अपोज किया, यूएन ने एक्सेप्ट तो कर लिया इस रेजोल्यूशन को, बट अडॉप्ट तो कर लिया रेजोल्यूशन को, बट इंडिया ने अपोज किया। इंडिया ने बोला है कि देखो आप एक रिलीजन को लेकर एक सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर आप इंटरनेशनल डे नहीं मना सकते कि देयर इज अ कंसर्न ओवर दी फोबिया, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिंदुइज्म में भी अराउंड 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज्म में 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियनिटी में उससे भी ज्यादा है। तो एक रिलीजन पर्सपेक्टिव से आप फोबिया को लेकर आप इंटरनेशनल डे मत बनाइए। हो सकता है नहीं तो आगे चल के सारे रिलीजन वाले लोग भी जैसे कि हिंदू फोबिया हो गया, सिख फोबिया हो गया, आपका आपका जैनिज्म फोबिया हो गया, ऐसे भी अराइज हो जाए, ऐसे रिलीजन भी अराइज होंगे। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट का यही कहना है कि भाई जो आपकी लेंसेंट की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में बहुत सारी डेथ हुई है, 28% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया वर्ल्ड डेथ का, वो गलत है। इंडिया में कोविड-19 जो डेथ हुई है वो 5 लाख हुई, 5 लाख के ऊपर निकल गई है, बट 5,15,000 को डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। मूविंग फर्दर, सो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जनरल बिपिन रावत, लेट जनरल बिपिन रावत, यही बताया गया कि उनके मेमोरी में आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा, एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इट विल कंडक्ट द रिसर्च ऑन स्ट्रेटेजिक इशू ऑफ सिग्निफिकेंट पर्टेनिंग टू द आर्म फोर्सेस, ये चीज बोलेगी। एंड ये चीज किसने बोला है, द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने एंड द टेम्परेरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एम के नरवाने, अभी कोई बना नहीं है परमानेंटली, बट टेम्परेरी ऑफिस वही संभाल रहे हैं, एम के नरवाने ही संभाल रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो यूएस ने वार्न किया है चाइना को कि भैया आप रशिया को सपोर्ट मत करिए, है ना, आप ऐसा मत करोगे, सेक्शन उनको आप वेपन सप्लाई नहीं करोगे, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आप उनके सैंक्शन जो लगे उनके ऊपर, उनको हटाने को लेकर प्रेशराइज नहीं करोगे किसी नेशन को, अगर करते हो
तो आपको प्रिकॉशंस भी झेलने पड़ेंगे। कुछ नहीं, व्हाइट हाउस लड़वा रहा है, अब चाइना को लड़वा रहा है कि भाई चाइना आप भी लड़िए। हाँ। सो पाकिस्तान कल बांग्लादेश में एक बहुत अच्छी चीज हुई। सो हुआ क्या था कि बांग्लादेश में जो क्रिमिनल लॉ था वो ब्रिटिशर्स वाला था, जो कि जैसे जैसे इंडिया में है, लेकिन इंडिया इवॉल्व हो गया। इंडिया अमेंडमेंट से लेके आया, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में इतने अमेंडमेंट्स नहीं आए एविडेंस एक्ट को लेकर, क्रिमिनल लॉ को लेकर। सो हुआ होता क्या था कि रेप विक्टिम्स को क्वेश्चन किया जाता था, उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन किया जाता था रेप के केसेस में। लेकिन अब बांग्लादेश ने बोल दिया है कि हमने अपने लॉस फॉर्मलाइज कर दिए हैं, एविडेंस एक्ट फॉर्मलाइज कर दिया है। अब रेप विक्टिम के कैरेक्टर को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं, इवन कोर्ट और जज भी नहीं कर सकते क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, दैट्स एक्सप्लेनर में, दैट्स अबाउट द इंडियन सोलर कैपेसिटी माइलस्टोन एंड चैलेंजेस। बहुत सिंपल है, ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, बाकी ये बताया जा रहा है कि क्यों इंडिया रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में पीछे होता जा रहा है, मतलब जितनी स्पीड से जाना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने बोला है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 हम लोग 500 गीगा वॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है वो अचीव कर लेंगे, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा है वो अचीव नहीं कर पाएगा। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये बताया जा रहा है। चैलेंजेस ऑब्वियस सी बात है भाई, लैंड स्पेस नहीं मिल रहा है ना, आपका जगह होनी चाहिए, सोलर पैनल लगाने की जगह होनी चाहिए, जगह नहीं मिल रही। आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो हो रहा है, तो यही बताया गया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो मैच नहीं कर पा रही अभी के सोलर पावर प्लांट के डिमांड से। तो ये सारे है, पढ़ना जरूर, डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रीजन पढ़ना, व्हाट आर द रीजन कि हमारे इंडिया में जो भी सोलर कैपेसिटी है उसकी पेस इतनी स्लो क्यों है, व्हाट आर द चैलेंजेस। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।